जल्दी से आप लोग आ जाइए। Which of the following organization issues the rules of global trade? वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन? बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो है यहाँ पे ऑप्शन सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ट्रेड रिलेटेड, ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको देखती है, ठीक है, और उनके लिए रूल्स बनाती है जिससे कि किसी भी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, an individual demand curve slopes to the right because of the working of the law of diminishing marginal utility, substitution effect of decrease in price, income effect of fall in price या फिर all of the above? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और सब लोग करिए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये राइट स्लोप की बात करा है, तो राइट स्लोप क्यों ये शो करता है? ये इसलिए बताता है कि देखिए जो किसी प्रोडक्ट की जो भी यूटिलिटी है वो कंज्यूमर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग में जाती है। क्यों? जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी शुरू में हमारे लिए हाई होती है, फिर जैसे जैसे हम उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं या फिर हम उसको हाफ कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, if the price of goods increases then demand for complementary goods will decrease, demand for substitute goods will increase, demand for the goods will increase या फिर both B and C? जल्दी बताइए, आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन और 2 से 3 बार आया है। जल्दी जल्दी करिए आंसर। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि है बोथ बी एंड सी। देखिए जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो वहां पर जो उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है उसके डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग स्विच ओवर करना शुरू कर देते हैं। और जो भी वो प्रोडक्ट है जिसके प्राइस बढ़े हैं वो उनकी क्या होती है, डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर डिमांड फॉर द गुड्स विल डिक्रीज कर लीजिएगा, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, बढ़ेगी नहीं, घटती है, ठीक है, उसकी डिमांड तो घटना शुरू हो जाएगी ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि टी और शुगर। अब देखिए टी के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग शुगर भी खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि जब टी नहीं है तो वो शुगर, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। फिर ऐसे ही कोई, जैसे कि बाइक एंड पेट्रोल, अब पेट्रोल के दाम बढ़े तो लोगों ने बाइक उस परचेस करना थोड़ा कम कर दिया। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल के ही दाम इतने बढ़ गए हैं, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इनकी भी क्या हो जाती हैं, ये भी डिक्रीजिंग में होगी, जबकि इंक्रीज कहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इवन आफ्टर incurring लॉस continues प्रोडक्शन टिल प्राइस इक्वल टू एसी, प्राइस इक्वल टू एएफसी, प्राइस इक्वल टू एबीसी या फिर प्राइस इक्वल टू टीसी? बताइए। परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ रखा है, क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में? जल्दी बताइए। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म इनकर लॉस कंटिन्यूस प्रोडक्शन टिल, यानी कि एक कंपनी तब तक अपने प्रोडक्शन को करती है जब तक उसका प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट नहीं हो जाता, वो तब तक लॉस को बियर करेगी जब तक उसकी जितनी भी कॉस्ट लग रही है उतना वो नहीं ले लेती। लेकिन कॉस्ट जा जाए और उसकी अर्निंग कम है तब वहां पर वो स्टॉप कर देगी। तो ये उसकी लास्ट स्टेज होती है, प्राइस इक्वल टू टीसी, तब तक वो अपना प्रोडक्शन जारी रखती है, फिर चाहे कितना भी लॉस हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है, in pure monopoly, what is the relation between the price and the marginal revenue? Price is greater than the marginal revenue. Second option is price is less than the marginal revenue. And third is there is no relation. Fourth है they are equal. बताइए क्या होगा मोनोपोली में? देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, दे आर इक्वल। मोनोपोली में क्या होता है, यहाँ पर जो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होते हैं, इक्वल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अदर फर्म तो है नहीं मार्केट में,
एक फर्म होती है और यहाँ पर बायर्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू का जो रिलेशन होता है इक्वल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्योर मोनोपोली? लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लो बैरियर्स ऑफ एंट्री, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, या फिर परफेक्ट इंफॉर्मेशन। बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्योर मोनोपोली की? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था प्योर मोनोपोली में क्या होता है, एक सेलर होता है और मैनी बायर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, डिमांड जो होती है हमारी इलास्टिसिटी और प्राइस की, वो क्या होती है, लो होती है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज अदरवाइज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, या फिर नन ऑफ दिस। आंसर करिए। जल्दी बताइए। देखिए आंसर है ए। इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक कस्टमर जो होता है वो इस तरह से अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड करता है जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यानी उसको जो प्रोडक्ट है उसकी से यूटिलिटी उसकी कितनी हो, मैक्सिमम हो। इसलिए वो इस अकॉर्डिंग वो अपनी लास्ट यूनिट जो होता है या लास्ट कंजम्पशन जो है वो इस तरह से करता है अपना। इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो सब्स्टिट्यूशन पे इस तरह से जाता है कि वहां पर उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, उस सब्स्टिट्यूट पर वो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्फ्रेड मार्शल बुक? वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर आ गाइड टू नेशन। एग्जाम में बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने 2019, 2018 एंड 2020 इन 3 साल से लिए हैं, यानी कि तीनों साल ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, और ये बुक जो है अगर हम बात करें तो पब्लिश हुई थी 1819 में। इस बुक के अंदर ये बताया गया था कि जो हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, और इसमें जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है कॉस्ट और डिमांड साइमल्टेनियसली। कॉस्ट ऑफ डिमांड से हम प्राइस को देखते हैं कि कितनी कॉस्ट लग रही है और क्या डिमांड आ रही है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस उसको बढ़ेंगे, और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो प्राइस उसके कम कर दिए जाएंगे। उसी तरह से अगर कॉस्ट ज्यादा लगी है प्रोडक्ट को बनाने में तो प्राइस भी ज्यादा होंगे, और अगर कॉस्ट कम लगी है प्रोडक्ट को बनाने में तो प्राइस भी कम होंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जनरली डिमांड एंड इनकम रिलेटेड। अब डिमांड और इनकम में किस तरह का रिलेशन होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वालिटेटिव, या फिर अपोजिट? जल्दी जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, और अगर इनकम घट रही है तो डिमांड प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंस करते हैं और डिमांड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। फिर क्या है, हम सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट की ही डिमांड करेंगे। इसलिए इनकम और डिमांड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट है if the price elasticity of demand is zero, then demand line is parallel of y, parallel of x, falling from upper to lower, या फिर rising from the bottom। बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा पढ़ाने में, और आप एक तो लोग भी कम है, और चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग कम है, लेकिन फिर आप रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, सारे लोग मिलके कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। कमेंट तो करिए आप, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, फिर मैं उसी हिसाब से और क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, थोड़ा हार्ड करिए, कुछ कहते हैं बहुत हार्ड है।
तो जब मुझे पता नहीं चलेगा कि ऑडियंस किस तरह की है, तो मैं फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस कैसे बता पाऊंगी आपको। और वैसे मेरा पैटर्न हमेशा वही रहा है कि एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। और एग्जाम में अगर इजी पूछे जाते हैं तो मुझे इजी डिस्कस करना पड़ेगा, और अगर टफ पूछे जाते हैं तो टफ डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि बहुत इजी है या बहुत टफ है। राइट आंसर है इसका ए। देखिए यहाँ पर जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, तो पैरेलल में ही जाएगी डिमांड लाइन, क्योंकि डिमांड की साइड तो वहां पर उनको मूवमेंट होगा ही नहीं इसका, अ, हमारी जो स्लोप जाएगा उसका, इसलिए यहाँ पे ये पैरेलल ऑफ वाई रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर सॉल्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली परफेक्ट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक, बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि सॉल्ट, इस पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइस बढ़ेंगे तब भी सॉल्ट की डिमांड होगी, और प्राइस घटेंगे तब भी सॉल्ट की उतनी ही डिमांड होगी। सॉल्ट एक ऐसी चीज है, ना डिमांड ज्यादा की जा सकती है और ना डिमांड कम की जा सकती है, यानी जितनी जरूरत है उतनी डिमांड होगी, फिर चाहे डिमांड हमारी, प्राइस हमारे बढ़े या फिर घटें। ठीक है, नेक्स्ट है which scholar gave the idea that the utility is measured? हिक्स, पैरेटो, एलन या फिर मार्शल? जल्दी बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, मार्शल। और ये इन्होंने बताया कि था कि इसको हम किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ रेंट थ्योरी? रिकार्डो, एडम स्मिथ, मार्शल या फिर माल्थस, बताइए। देखिए रेंट थ्योरी दी थी रिकार्डो ने। इन्होंने कहा था कि जब भी हम किसी लैंड को यूज करते हैं तो उसके ओनर को रेंट देना होता है। ठीक है, या फिर जब हम कैपिटल यूज करते हैं तो वहां भी हमें रेंट देना होता है। तो इन्होंने बेसिकली कैपिटल और लैंड की बात की है इस थ्योरी में, और ये थ्योरी दी थी रिकार्डो ने। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following factors does not affect work efficiency in any country? labor union, tradition, एजुकेशन या फिर स्नोफॉल इन अदर कंट्रीज? कौन से फैक्टर है जो वर्क एफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करेंगे? जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर ट्रेड जो लेबर यूनियन है वो अफेक्ट कर सकती है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वर्क नहीं करेगी। ट्रेडिशन भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि हर कोई अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही कंफर्टेबल होगा काम करने में। और एजुकेशन भी इफेक्ट करेगी, वो उस हिसाब से मशीन्स को ऑपरेट कर पाएगा, अगर वो उसी जो उसका काम है उसके अकॉर्डिंग वो एजुकेटेड है। ठीक है, और स्नोफॉल की बात करें तो ये नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए कि स्नोफॉल का उसके वर्क एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कैपिटल इज एक्टिव सोर्स, ह्यूमन सोर्स, कंपल्सरी सोर्स या फिर नॉन एक्टिव सोर्स? एक कैपिटल की क्या विशेषता है, कैपिटल कैसे आती है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी, ह्यूमन सोर्स। क्योंकि कैपिटल जो होती है वो मैन मेड होती है, हम क्रिएट करते हैं, उसका क्रिएशन होता है कैपिटल का, एक गॉड गिफ्टेड नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी ह्यूमन सोर्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following is considered as public capital? swing machine of housewife, car of businessman, नेशनल हाईवे या फिर ट्रैक्टर ऑफ फार्मर? पब्लिक कैपिटल की तरह हम यूज करेंगे किसको? ये हमारा शायद 2018 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ऑप्शन सी होगा नेशनल हाईवे। ठीक है, सिंपल था इसका आंसर। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट इन टोटल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी या फिर नन ऑफ दिस, बताइए। टोटल यूटिलिटी में अगर इंक्रीमेंट होता है आफ्टर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट इस ऑफ गुड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है, अगेन ये भी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप, एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व या फिर एवरेज चेंजेबल कॉस्ट कर्व, बताइए। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर यू शेप कर्व। नहीं होगा, ये नहीं पूछा है यहाँ पर। तो आपने ये ग्राफ बनाए होंगे, उसके बेसिस पर आपको पता होगा। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है यू शेप नहीं होता है, जबकि एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, हम इस तरह से बनाते हैं, यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इस तरह से बनता है और एवरेज चेंजेबल कॉस्ट भी इसी तरह से बनेगा उसका स्लोप। लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ एन essay ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, मार्शल, एली, माल्थस या फिर एडम स्मिथ, किसने ये लिखा था? एक ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जल्दी बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माल्थस। माल्थस ने ये लिखा था, बहुत ही पॉपुलर है ये और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय मैनेजर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या फिर साइंटिफिक ऑडिट, ऑडिट या ऑडिटर, बताइए। इंटरनल ऑडिटर के बारे में बहुत पूछा जाता है कि अपॉइंट कौन करता है, रिमूव कौन करता है, दोनों के आंसर बताइए। देखिए अपॉइंट की बात करें तो मैनेजर्स होते हैं और रिमूव की बात करें तो ये जनरल मीटिंग में सबकी सहमति से किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजिंग एंट्री शुड बी एनालाइज्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस, ऑन कॉस्ट एंड मार्केट विच इज लेस या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। क्लोजिंग जो होती हैं एंट्रीज वो किस कैसे एनालाइज की जाती हैं? देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी। ये हम जो भी हमारे कॉस्ट होती है या जो मार्केट में प्राइस चल रहा है दोनों को एनालाइज करते हैं और जो भी लेस होती है उस पर दिखाई जाती हैं क्लोजिंग एंट्रीज। जैसे कि आपने हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग एंट्रीज हैं तो ये किस पर दिखाते हैं, मार्केट प्राइस और उसका कॉस्ट प्राइस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, वो विच एवर इज लेस ऐसे करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following is called posting, finding remaining of accounts, comparison of both sides of account, preparing balance sheet from remaining of accounts या फिर recording transactions in accounting book, ये जिसको लेजर भी बोलते हैं, फ्रॉम जर्नल, बताइए। बहुत सिंपल है ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में। राइट आंसर हो जाएगा देखिए डी, जब भी हम जर्नल से लेजर में एंट्रीज करते हैं तो उसको बोला जाता है पोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज formed to match cash book and passbook, बैलेंस शीट, बैंक सोल्यूशन स्टेटमेंट लेटर, बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स पेएबल। देखिए इसका भी सिंपल आंसर है बी होगा, बैंक सोल्यूशन स्टेटमेंट। ये कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है उसकी विश पर कि वो कब इसको प्रिपेयर करेगा। वो ये देखता है कि कैश बुक और पासबुक में बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए वो इस पे को प्रिपेयर करता है। इसको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडियल ऑफ फाइलिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन कैपिटल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर नेचर ऑफ बिजनेस। यानी कि एक कंपनी में किस तरह का फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए ये किस पर डिपेंड करेगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये डिपेंड करेगा उस कंपनी के नेचर पे। अगर कंपनी में कुछ ऐसा काम होता है जहाँ पे मशीन का काम है या फिर हाईटेक काम है तो वहां पर हमें फाइलिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट वहां पे एंट्रीज कर देंगे कंप्यूटर में, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे पेपर का वर्क ज्यादा होता है तो हमें फाइलिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। फिर ट्रांजेक्शन्स बहुत होते हैं वो भी ओल्ड सिस्टम के बेसिस पर, तब भी फाइलिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन न्यू सिस्टम के बेसिस पर वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं यानी कि सारे पेपर वर्क ऑनलाइन होते हैं
तो यहाँ पर हमें फाइलिंग सिस्टम उस हिसाब से रखना पड़ेगा, छोटा या फिर रखना ही नहीं पड़ेगा। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर किस तरह से है, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि हम फाइलिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट करें, क्योंकि फाइलिंग सिस्टम भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु कैन कैंसिल द चेक? ड्रॉअर, होल्डर, बैंकर या फिर ऑल ऑफ दीज? एक चेक को कौन कर सकता है ड्रॉ, कैंसिल? देखिए, एक चेक को सिर्फ कैंसिल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ड्रॉअर के पास होता है, जिसने उसको लिखा है, ठीक है। वो उसको कैंसिल कर सकता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज सेलेक्टेड बाय एम्प्लॉयज, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट या फिर शेयर होल्डर्स? बताइए, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है या किसके द्वारा? बताइए। देखिए, इसका जो यहाँ पे आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चले कि जो भी कार्य कंपनी के अंदर किया जा रहा है काम, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करेंगे, अगर वो कंपनी के ही कमेटी के लोग करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, उनको ये लगा रहेगा शेयर होल्डर्स को कि वो उनके ही बायस होकर काम करेंगे, इसलिए वो शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट करते हैं, जिससे कि वो ट्रांसपेरेंसी रखे काम में और किसी से भी बायस ना हो, ठीक है। सेकंड है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर किस तरह की होनी चाहिए? जल्दी से करिए आंसर। देखिए, अगर हम एक पार्टनर की लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर किसी भी तरह की यहाँ पर जो भी अमाउंट है कम पड़ रहा है, फॉर्म से पूरा नहीं हो पा रहा है, जो भी लायबिलिटी है पूरी नहीं हो पा रही है पे, तो फिर वहां पर उनकी जो पर्सनल असेट्स है उनको भी यूज किया जा सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर? कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन? बताइए, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था? एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन आपके। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें फंक्शंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और उस बेसिस पे काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एसडीआरएस यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? एक लायबिलिटी है, पेपर गोल्ड है, असेट है या फिर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी है? बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये एक पेपर गोल्ड है, ठीक है। इसको रखा जाता है एज अ डिपॉजिट, जब भी हम बात करते हैं जो हमारी जो करेंसी छपती है, तो वहां पर ये एसडीआर रखा जाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ हमारी करेंसी बनाई जाती है, तब वहां पर इसको एज अ रिजर्व रखा जाता है। नेक्स्ट है, जर्नल इज अ मेमोरेंडम बुक, सेकेंडरी बुक, प्राइमरी बुक या फिर नन ऑफ दी अबव? जर्नल कौन सा बुक कहलाती है?
देखिए इसका राइट आंसर है सी, जर्नल जो होती है वो प्राइमरी बुक होती है, क्योंकि जब भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी फॉर्म के अंदर तो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी पोस्टिंग होती है लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, और फिर ट्रायल बैलेंस से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत आता है, और ये सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। एक है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर ये है ऑप्शन में दे दिया, जैसे कि अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ पार्ट ऑफ पासबुक, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक या फिर स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। बताइए। अगर आपने 1000 सीरीज पूरी देख ली तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप इसमें से पूरे मार्क्स नहीं ला पाएंगे अपने कॉमर्स पेपर में, क्योंकि 1000 सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज सीरीज को जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा सारी सीरीज को, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है जब उसे लगता है कस्टमर की विश पे तैयार होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें कौन सा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है? कैश बुक, लेजर, जर्नल या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए डबल एंट्री की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, जबकि कैश बुक में डबल एंट्री की जाती है, लेजर में डबल एंट्री की जाती है एंड जर्नल में की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट लायबिलिटीज इंक्लूड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए। देखिए करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनको हमें 1 साल यानी कि 12 मंथ्स के अंदर पे ऑफ करना होता है। ठीक है, तो देखिए बिल्स पेबल की ये भी लेस देन 1 ईयर होते हैं, क्रेडिटर्स भी वन लेस देन 1 ईयर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A person who owes money to the firm is called debtors, creditors, suppliers या फिर none of these। बताइए। हु ओज द फर्म की बात की गई है, तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि अब वो क्या है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी लाइबिलिटी है उसको पेमेंट करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्स्ट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्लूड कॉन्सेप्ट या फिर डुअल कॉन्सेप्ट। बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। अकाउंटिंग जो की जाती है इक्वेशन, या ये बोल सकते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं, अकाउंटिंग हमारी किस पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर। अब तो मैंने बहुत आपको बहुत इजीली समझा दिया ये क्वेश्चन। क्या ये पूछना चाह रहे हैं? देखिए डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो हमारे डुअल एस्पेक्ट पे होती है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट होगा दोनों का, जिसको हम डेबिट साइड और नेम साइड बोलते हैं, यानी कि जमा पक्ष और नाम पक्ष। ठीक है, तो 2 साइड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा डुअल एस्पेक्ट या डुअल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज वी कॉल टू पैरेलल लाइंस ड्रॉन ऑन द मेन पेज ऑफ चेक, यानी कि जब हमारा ये चेक होता है उसके हम पैरेलल 2 लाइन खींच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ चेक, इंडोर्समेंट ऑफ चेक, क्रॉस चेक या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्या कहा जाता है उसे। देखिए इसको कहा जाता है सी क्रॉस चेक। मेन इसका पर्पस होता है क्रॉस चेक का, जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड? डेटर,
विड्रॉल, क्रेडिटर या फिर रिसिप्ट बिल। व्यापार की जिम्मेदारी इसमें से कौन होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी करिए। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्यों है? देखिए, जब भी ट्रेड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये ट्रेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको रिसीप्ट दें, ठीक है, और या फिर हम उसको जो भी हमारे बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसकी हम एक कॉपी उसको प्रोवाइड करें, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेड की, इसलिए ऑप्शन डी सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या उसको क्रेडिट में प्रोवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज डैश टू डिफाइन ड्यू डेट, मिड डेट, प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट या फिर बेस रेट, बताइए। जब भी हम ड्यू डेट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी डेट हम लेते हैं इसको निकालने के लिए? देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, बेस रेट, क्योंकि बेस रेट के बेसिस पर ही हम ड्यू डेट अपनी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हमें अपना पॉपुलेशन चेक करनी होती, तो पॉपुलेशन के लिए जो हमने डेट बेस ईयर माना है वो कौन सा माना है? 1971 को बेस ईयर माना है। उसी के बेसिस पर हर 10 साल बाद हम करते हैं अपनी जनगणना। तो हर चीज की एक बेस रेट होती है जिसके बेसिस पर हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो वहां भी आप एक बेस रेट लेके चलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेक इज। अब चेक क्या है? बिजनेस रिपोर्ट है, बैंकिंग रिपोर्ट है, इंडोर्समेंट रिपोर्ट है या फिर नन ऑफ दीज? क्या है हमारा चेक? राइट आंसर है सी, इंडोर्समेंट रिपोर्ट। क्योंकि चेक क्या होता है, एक बैंक को लिखा जाता है कि वो इतना अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट को पेमेंट कर दे एक पर्टिकुलर पर्सन को। तो ये क्या है? इंडोर्स का काम कर रही है, इसलिए हम चेक को इंडोर्समेंट रिपोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ डिवेंचर डज नॉट है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी पीरियड, वोटिंग राइट या फिर प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन। बताइए डिवेंचर के पास कौन सा राइट नहीं होता है? फिक्स्ड रेट तो होती है, क्योंकि डिवेंचर के आगे ही लिखा होता है 8% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, इट मीन्स 8 और 9% कैश की इंटरेस्ट है। तो बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, वोटिंग राइट्स। एक डिवेंचर को वोटिंग राइट नहीं होता है। वोटिंग राइट किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन किसको होता है? ये होता है हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और डिवेंचर को भी होता है, क्योंकि वहां पे फिक्स है उसकी इंटरेस्ट रेट, इसलिए प्रायोरिटी उसे भी मिलती है। नेक्स्ट है, डिवेंचर्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, कमोडिटी एक्सचेंज या फिर ऑल ऑफ दीज। डिवेंचर हमारे कहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं? यानी कि डिवेंचर का ट्रांजेक्शन, या हमें सेल करना हो अपने डिवेंचर्स या फिर उनको परचेस करना हो, ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ किए जाएंगे? जल्दी जल्दी आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज। एक डिवेंचर ट्रेड किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में डिवेंचर इक्विटी का ही हम शेयर वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनको सेल और परचेस करेंगे वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इश्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? लाइक करिए जल्दी से क्लास को, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो, और फिर इसका आंसर करिए जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 मंथ्स। क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर के होते हैं, इसलिए इनका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड
12 मंथ्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इश्यूड फॉर अ मिनिमम पीरियड। अभी हमने मैक्सिमम पीरियड बात करी थी, अब मिनिमम पीरियड 6 है, 7 है, 8 है या फिर 15 है, कौन सा है? देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। मिनिमम डेज 7 है और मैक्सिमम है 12 मंथ्स, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म फंड्स आर डेल्ट इन, यानी कि जहां पर उनकी डीलिंग की जाती है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट या फिर नन ऑफ दिस। कहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड्स की डीलिंग होती है? देखिए राइट आंसर है यहाँ पे बी, जो कि है मनी मार्केट। और लॉन्ग टर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो कैपिटल मार्केट कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एरर्स इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट अफेक्ट। अब जो पर्सनल और रियल अकाउंट में कोई भी एरर होगा तो किसको अफेक्ट करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर बैलेंस शीट? जल्दी से बताइए। आप ये आंसर इसलिए भी ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल और रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ शो किए जाते हैं, और वो जहाँ जहाँ शो किए जाएंगे वहीं उनका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है हमारा? कैपिटल हो गया। रियल अकाउंट कौन सा होता है हमारा? जल्दी बताइए। ये दोनों कहाँ शो किए जाते हैं? जी, ये हमारे बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा अगर यहाँ पर इनको सही तरह से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस? डेप्रिसिएशन, वेजेस एंड सैलरी, रेंट ऑफ द प्रीमिसेस या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस? बताइए। नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन सा है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, क्योंकि देखिए वेजो और सैलरी देंगे, कैश का यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। रेंट देंगे, कैश का काम हो रहा है। टेलीफोन एक्सपेंस करेंगे, कैश का काम हो रहा है। लेकिन डेप्रिसिएशन में क्या है, सिर्फ हमें क्या है प्रोविजन बनाना होता है और उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है, या फिर उसमें से बस माइनस या लेस करना होता है। हमारा कुछ भी यहाँ पर कैश यूज नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा डेप्रिसिएशन राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, हमें कोई भी अमाउंट यहाँ पे खर्च नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, यानी कि जो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो इन्वेंट्री का किससे रिलेशन दिखाते हैं? एवरेज सेल से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, टोटल परचेस या फिर टोटल एसेट से? जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इनका रिलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ दिखाया जाता है, जिससे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपना निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड even with one person, with not less than two person, with a minimum of 7 persons या फिर with a minimum of 50 persons? बताइए। क्या लगता है आपको? देखिए 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था कंपनीज एक्ट का, उसमें ये बताया गया था कि एक कंपनी जो है, पहले क्या था कि 7 पर्सन होना चाहिए, लेकिन अब ये कहा गया है कि एक कंपनी एक पर्सन के साथ भी फॉर्म की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, तब क्या कंडीशन होगी? ओनली पार्टनरशिप डिसॉल्व्ड, partnership agreement is dissolved, the insolvent partners are automatically thrown out from the business, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व्ड? क्या होगा? यानी कि सब पार्टनर को छोड़कर सिर्फ एक इंसॉल्वेंट है, ये सॉरी सॉल्वेंट है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़कर, तो क्या कंडीशन होगी?
देखिए, अगर कभी भी किसी भी फर्म के अंदर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं लेकिन एक सिर्फ एक पार्टनर सॉल्वेंट बचता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है लेकिन पार्टनरशिप फर्म बचती है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब उन्होंने उनको जो रिमेनिंग पार्टनर जो है या एक पार्टनर जो है उसको किसी और को लाना पड़ेगा और फिर उसको दोबारा से फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट या फिर करंट डिपॉजिट। जल्दी करिए आंसर इसका। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो रही है और टर्म का मतलब क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो रेफर टू एज टर्म डिपॉजिट, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट है सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस को उसका उसका सोर्स आपको बताना है। लॉन्ग टर्म को हम किस तरह से रेज कर सकते हैं, डिवेंचर्स, प्रेफरेंशियल शेयर, स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आंसर करिए। देखिए, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए डिवेंचर्स, प्रेफरेंशियल्स एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी हमारे ऐसे सोर्स हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराएंगे। लोन कह सकते हैं या फाइनेंस कह सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमें लोन देगा और डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस से हमें फाइनेंस मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्या होगा, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल मॉनेटरी कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आंसर करिए। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए, जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो हम वहाँ पर दो कॉस्ट लेके चलते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज रिटन बिटवीन स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग के बीच में क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस या फिर अमाउंट टू पे। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की क्रॉसिंग होती है हमारी, एक होती है जनरल क्रॉसिंग या सिंपल क्रॉसिंग और दूसरी होती है हमारी स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग में पूछा गया है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ए, नेम ऑफ द बैंक, क्योंकि जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ अकाउंट पे ऑनली लिखा होता है या फिर नॉट नेगोशिएबल लिखा होता है, और जो स्पेशल क्रॉसिंग होती है उसमें साथ में बैंक का नाम भी लिखा होता है, तो सिर्फ उसी बैंक के अकाउंट में उसका पेमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वेयर द चेक्स इज पेड बाय क्रॉसिंग, ऑन द बैंक विंडो, बाय बैंक अकाउंट, एट द कस्टमर्स होम या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर। ये सब आपके 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये मत सोचेगा मैंने आपको बहुत सिंपल कराए हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में किया जाता है, इनका मेन पर्पस यही होता है कि इनका विंडो पे पेमेंट ना हो, जिससे कि फ्रॉड को रोका जा सके, इसलिए इनका अकाउंट पेमेंट जो होता है डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड है। ऑडिट प्रोग्राम में क्या इंक्लूड होता है, चेक ऑफ ट्रायल बैलेंस, चेक ऑफ बैंक बैलेंस, वेरिफिकेशन ऑफ कैश या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
देखिए एक एक ऑडिट प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट है वो सही तरह से है या नहीं, उसमें सही चीज़ें पोस्ट की गई हैं या नहीं, या फिर बैंक बैलेंस सही तरह से अपडेट किया गया है या नहीं, या फिर जो भी कैश है उसका वेरिफिकेशन वाउचर से चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में कवर होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट कंडक्टेड बाय। अब जो कॉस्ट ऑडिट है किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ट्रेड एसोसिएशन या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डी कि एक कॉस्ट ऑडिट को कोई भी कंडक्ट करा सकती है, जिसे भी कॉस्ट के बारे में अगर थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ पर कॉस्ट को ठीक तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा है या फिर कॉस्ट का यहाँ पे किसी भी तरह से मैनिपुलेशन किया जा रहा है, तो कोई भी करा सकता है जिसको भी डाउट होता है। तो फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो या फिर कोई ट्रेड एसोसिएशन हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑडिटर इज एन। ऑडिटर क्या होता है? एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर अकाउंटेंट? बहुत अच्छे से आंसर करिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, जल्दी से करिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिपेंडेंट पर्सन। देखिए आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं कर सकते, माना कि वहाँ पर एक इंटरनल ऑडिटर भी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, फिर वो चाहे वहाँ पे इंटरनली अपॉइंट किया गया हो या फिर एक्सटर्नली। ठीक है, या फिर वो डेली बेसिस पर यानी कि आप वहाँ पर पेड बेसिस पे किया गया हो या फिर वन टाइम बेसिस पे किया गया हो, वो इंडिपेंडेंट पर्सन ही कहलाएगा। क्योंकि वो यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी जो ऑडिटर होता है वो बाइस नहीं होना चाहिए, भले ही वो वहाँ से सैलरी ले रहा है लेकिन फिर भी उसको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट शो करनी है, इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है which of the following is not included in current assets? फर्नीचर, कैश, बिजनेस एंट्रीज या फिर एडवांस पेमेंट्स? आंसर करिए इसका। क्या लगता है आपको इसके अकॉर्डिंग, क्या इसमें करंट असेट्स में इंक्लूड नहीं होगा? देखिए फर्नीचर जो है वो फिक्स असेट्स का काम करता है, फिक्स असेट में आता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पर ये फिक्स असेट है, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करंट असेट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है बैंक प्रोवाइड्स हाईएस्ट इंटरेस्ट। अब बैंक हाईएस्ट इंटरेस्ट हमें किस पे देती है? ऑन करंट अकाउंट, ऑन सेविंग, ऑन फिक्स अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, फिक्स्ड अकाउंट। एक फिक्स अकाउंट पर हमें बैंक हाईएस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स टाइम के लिए बैंक के पास वो जमा हो जाता है जिसको वो फर्दर कहीं और इन्वेस्ट करके अर्न कर सकती है इंटरेस्ट को, इसलिए वो यहाँ पर हमें हाई इंटरेस्ट पे करती है। नेक्स्ट है अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर, बायर, रिप्रेजेंटेटिव या फिर नन ऑफ दीज? अकाउंट स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करेगा? जल्दी से आंसर करिए।
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अकाउंट स्टेटमेंट की, तो एक अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा, जिससे वो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करता है कि किस किस टाइम पर उसने कितना अमाउंट सेल किया है, ठीक है। तो ये सेलर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है रिवाइज कमीशन इज कैलकुलेटेड। अब रिवाइज कमीशन कब कैलकुलेट किया जाता है? ग्रॉस सेल प्राइस पर, ऑन रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ बिजनेस प्राइस, सम ऑफ अमाउंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, या फिर ऑन सम ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन ऑफ बिजनेस डिस्काउंट्स। देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम रिवाइज कमीशन की बात करते हैं तो ये हमेशा ग्रॉस सेलिंग प्राइस पर, यानी कि ग्रॉस सेल प्राइस पर ही हमारा कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिलेटिन इज यूज्ड इन विच सिस्टम? लिथोग्राफ, हेक्टोग्राफ, मल्टीग्राफ, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, जिलेटिन जो है वो डुप्लीकेटिंग से रिलेटेड है, और डुप्लीकेटिंग का हेक्टोग्राफ एक ओल्डेस्ट मेथड है या फिर सिस्टम है, यानी कि जब हम डुप्लीकेटिंग की बात करते हैं तो उसमें हेक्टोग्राफ सबसे पहले आता है, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अदर फाइल सिस्टम? ओपन बुक, ब्लॉक बुक, स्प्रेडिंग लैब फाइल, ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए जब भी हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो वायर फाइल आती है हमारे माइंड में, फोल्डर फाइल आती है हमारे माइंड में, वॉवेल फाइल आती है हमारे, बहुत सारी फाइल्स आती हैं, लेकिन कभी भी हमने ओपन ब्लॉक फाइल या स्प्रेडिंग फाइल के बारे में बात नहीं की, क्योंकि ये हमारी अदर फाइल में आती हैं, जो कि इतनी फेमस नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ओपन ब्लॉक फाइल एंड स्प्रेडिंग फाइल, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एंड सेफ रिकॉर्ड ऑफ लेटर्स फॉर फ्यूचर यूज इज नोन एज फाइलिंग, इंडेक्सिंग, कॉपिंग, या फिर डुप्लीकेटिंग। क्या कहा जाएगा? देखिए यहाँ पे सिस्टमैटिक और सेफ रिकॉर्ड की बात की जा रही है, तो हम किसका करेंगे? पेपर्स का। तो किस में हम करेंगे? फाइलिंग के थ्रू, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, फाइलिंग। नेक्स्ट है इंडियन रिजर्व बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड इन, कब स्टैब्लिश हुई थी? 1935, 47, 48, या फिर 34। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए ये राइट आंसर हो जाए 35। और अगर बाई चांस ये आपसे पूछा जाता है कि इंडियन रिजर्व बैंक का एक्ट कौन सा था, तो आ जाएगा 1934 एक्ट था इसका, 1934। और अगर इसके नेशनलाइजेशन की बात की जाए तो नेशनलाइज हुई थी 1949 में, ठीक है। तो इस्टेब्लिश है, तो ए राइट आंसर है 1935। नेक्स्ट है Which of the following organization controls bank credit in India? NABARD, Indian Reserve Bank, Regional Rural Bank, या फिर IRDB। देखिए बैंक क्रेडिट के कंट्रोल की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है इंडियन रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट है होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम,
अब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिटेलर किससे बाय करता है। अब यहाँ पर पूछा गया है होलसेलर किससे बाय करता है, रिटेलर से, कंज्यूमर से, सेल्फ प्रोडक्शन है या फिर प्रोड्यूसर से। आंसर करिए। इसका सिंपल आंसर है डी। वहां भी मैंने आपको चेन के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। अगर आपने वाली इससे नेक्स्ट वो प्रीवियस वाली ही थी डे 4 की क्लास, उसमें ही मैंने डिस्कस किया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इन टू सब्सिट्यूट गुड्स। अब टू सब्सिट्यूट गुड्स में हमारी इलास्टिसिटी की डिमांड जो है वो किस तरह की होगी? इनफाइनाइट, जीरो, मोर देन यूनिट या फिर नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे दो सब्सिट्यूट गुड्स की बात की गई है, तो दो सब्सिट्यूट गुड्स में हमेशा जो इलास्टिसिटी होती है हमारी डिमांड की वो मोर देन यूनिट होती है। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स? ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज, सेंट एक्टिविटीज या फिर माइजरी एक्टिविटीज। देखिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हम इसमें बात करते हैं, इनकी नीड की, इनकी डिमांड की, और इनकी ये देखते हैं इनकी अनलिमिटेड डिमांड्स हमारी लिमिटेड डिमांड से किस तरह सेटिस्फाई हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हु फाउंडेड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी? मार्शल, हिक्स, एडम स्मिथ या फिर रिकार्डो। आंसर करिए। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी? देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, हिक्स। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बस इसको सीक्वेंस कर सकते हैं, यानी कि हमें क्या चीज़ पहले चाहिए, क्या चीज़ बाद में चाहिए, हम सीक्वेंस कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमें किससे कितनी यूटिलिटी मिली। ये हमें कंज्यूमर के कंजम्पशन पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर कंज्यूमर जिससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उससे उसे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, और जिससे वो कंज्यूम नहीं कर रहा है उससे उसको यूटिलिटी नहीं मिल रही है, लेकिन कितनी मिल रही है ये हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। ये इन्होंने इसमें बताया है। नेक्स्ट है चूज करेक्ट ऑप्शन। लेबर इज डिस्ट्रॉयबल, लेबर इज अनडिस्ट्रॉयबल, ए एंड बी बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर करिए। लेबर किस तरह की होती है?
देखिए यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेबर हमारी डिस्ट्रॉयबल भी हो सकती है, अनडिस्ट्रॉयबल भी हो सकती है, दोनों ही तरह की हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लेबर है सिर्फ हमारे लिए डिस्ट्रॉयबल का काम करेगी, क्योंकि लेबर जो होती है वो हमारे फिजिकल मेंटल दोनों तरह का काम करते हैं हमारे प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ये फिजिकल वर्क भी करेगी, मेंटल एक्टिविटीज भी करेगी, जो कि डिस्ट्रॉयबल है नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर इज दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। अगेन वही वाली चीज आ गई, डिस्ट्रॉयबल अनडिस्ट्रॉयबल। तो लेवल प्रोडक्टिव भी हो सकती है, अनप्रोडक्टिव भी। अगर वो काम कर रही है, कुछ आउटपुट दे रही है तो प्रोडक्टिव है, काम नहीं कर रही है, लेजी है, अनप्रोडक्टिव है। दोनों ही चीज हो सकती है। अगर वो स्किल है उसके अंदर, इंटेलिजेंट है, या फिर जिस काम के लिए लगाया गया है वो नॉलेज उसके अंदर, तो प्रोडक्टिव है। लेकिन जो काम के लिए लगाया गया है उसके अंदर वो नॉलेज ही नहीं है, तो अनप्रोडक्टिव है, यानी नॉन प्रोडक्टिव है। इसलिए ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज चेक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, ए बी बोथ, एबिलिटी चेक। देखिए कॉस्ट की बात की गई है, तो ये पूरा इसकी एक्टिविटी कहाँ पर घूमेगी, सिर्फ कॉस्ट के आसपास घूमेगी। तो यहाँ पे कॉस्ट को, अकाउंटिंग को चेक करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, सिर्फ इसका यही काम है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ राइट आंसर हो जाए। ये बस ये देखिए कॉस्ट का सही तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है या नहीं, जितनी कॉस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर सही तरह से यूज़ हो रहा है या नहीं, या फिर उनका वेरिफिकेशन सही तरह से हो रहा है या नहीं। ये सब चीज़ें इनका देखने का काम होता है। ऐसा तो नहीं है एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने रिकॉर्ड कर दिया या फिर कम कॉस्ट आपने रिकॉर्ड करी है, सिर्फ इसका यही काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हु कैन क्रॉस द चेक, ड्रॉअर, होल्डर, बैंकर, ऑल ऑफ दिस। कौन क्रॉस कर सकता है, यानी कि ये चेक के साइड में दो तिरछी लाइन होती है, वो कौन काट सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ये, इसका अधिकार सिर्फ ड्रॉअर को होता है, होल्डर नहीं कर सकता, ना बैंकर को राइट है। ठीक है, When shares are forfeited, capital account is debited by। जब शेयर forfeited किए जाते हैं तो कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट किया जाता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर, कॉल्ड अप अमाउंट, या फिर forfeited अकाउंट अमाउंट, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने जितनी कॉल करी है उससे इस अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ द शेयर forfeited अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ forfeited शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। अब जो शेयर है हमारा फॉरफिचर्ड अकाउंट, सॉरी बैलेंस है हमारा फॉरफिचर्ड अकाउंट का, अगर हम रीइश्यू करने के बाद उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जब हम रीइश्यू करते हैं फॉरफिचर्ड शेयर को, तो ये जो अमाउंट है हमारा, ये हमारा ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज। अब प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट पर है डिवेंचर का, तो वो कैसा अकाउंट है हमारा, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए किस तरह का आंसर होगा ये अकाउंट, हम किस तरह का कह सकते हैं कि ये हमारा अकाउंट है। देखिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल हमारी पर्सनल से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द रेट ऑफ कमीशन पेएबल ऑन द इश्यू ऑफ शेयर
शुड नॉट एक्सीड। अब जो हम इश्यू करते हैं शेयर्स, तो उस पे कमीशन की जो रेट है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2%, 3%, 2.5% या फिर 5%। बताइए। देखिए, ये जो कमीशन हम देते हैं इश्यू ऑफ शेयर पर, कमीशन जो हमारा पेबल है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय। अब जो पार्टनरशिप है वो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, रजिस्ट्रेशन से, सरकमस्टांसेस से, कॉन्ट्रैक्ट से या फिर लॉ ऑफ सक्सेशन से। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, जो हम पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो पार्टनरशिप हमारी कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर। अब एक स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, द पार्टनर हु डज नॉट participate in operation of business of the firm, the partner who has been retired from the firm, a partner who does not demand the share of profit, या फिर all of the above। इसका आंसर देखिए, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, जो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। आप ऐसे ही समझ लीजिए, वो स्लीप मतलब स्लीप कंडीशन में है, वो स्लीपिंग मोड में है, तो यानी कि वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो यही इसका आंसर होगा। क्योंकि देखिए रिटायर हो रहा है तब तो पार्टनर ही नहीं है, उसका उससे रिलेशन ही खत्म हो गया। और यहाँ पर डिमांड की बात की जा रही है तो प्रॉफिट तो वो डिमांड करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ फॉर्म इट डिसॉल्व्ड व्हेन, यानी कि एक फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है किस कंडीशन में, द टर्म इज ओवर, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या फिर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल बट वन पार्टनर। बताइए। इसका आंसर सब लोग बिल्कुल सही करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको डे 1 या 2 की क्लास में। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। देखिए फर्म की जो हमारी पार्टनरशिप या फर्म में क्या कहा जाता है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि डेथ हो गई है सब पार्टनर की, एक को छोड़ के, यानी कि बस अब एक पार्टनर उसमें बचा है। और जो कॉमन कंडीशन है वो क्या है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो जब 2 लोग नहीं है बस एक ही बचा है, तो यानी कि फर्म अब डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टर्म अगर ओवर होता है तो पार्टनरशिप जो होती है वो हमारी डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं होती। और डेथ ऑफ द पार्टनर पे सिर्फ पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं होती। देखिए पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों में अंतर है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सेम वही चीज़ है, पार्टनरशिप यहाँ पर हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी। यहाँ पे फॉर्म पूछा है, फॉर्म तब होगी जब जो नॉर्मल कंडीशंस हैं वो हमारे यहाँ पे ब्रीच होंगे। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन कम से कम 2 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब 1% बचा है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्म हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है, मोटिवेशन इज एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन या फिर कोऑर्डिनेशन फंक्शन। बताइए। प्लानिंग हम वो सॉरी मोटिवेशन जो है वो हमारा किस तरह का एलिमेंट है। देखिए मोटिवेशन जो है वो हमें प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, इनमें किसी में नहीं चाहिए। मोटिवेशन हमें किस में चाहिए होता है, जब कोई हमें डायरेक्ट करता है,
अगर उसका डायरेक्ट करने का तरीका अच्छा है तो हम मोटिवेट होते हैं, और उसका डायरेक्ट करने का तरीका स्ट्रिक्ट है तो हम क्या बोलते हैं कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है वो नेगेटिव मोटिवेशन हो। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक पॉजिटिव मोटिवेशन, एक नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव वो होता है हमने गलत काम किया या उस तरह से काम नहीं किया, फिर भी उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना, वो होता है पॉजिटिव मोटिवेशन। और नेगेटिव मोटिवेशन वो होता है हमने गलत काम किया, हमें उसकी क्या मिली, उसकी हमें सजा मिली, यानी कि पनिशमेंट मिला, तो वो है हमारा नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिविटी ऑफ। अब इफेक्टिव सुपरविजन किसकी एक्टिविटी है? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की, स्टाफिंग फंक्शन, डायरेक्शन फंक्शन या फिर कंट्रोल फंक्शन। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। सुपरविजन किसका पार्ट होता है? डायरेक्शन का, यानी कि जब हमें डायरेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर सुपरविजन भी किया जाता है कि जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया गया है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। तो सुपरविजन हमारा डायरेक्शन की एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन इज एन एक्टिविटी विच फॉल्स अंडर। यानी कि कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव कोर्स है उसका एग्जामिनेशन हुआ है और वो जो एक्टिविटी है वो हमारी किसके अंदर आएगी? प्लानिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, डायरेक्शन फंक्शन या फिर कंट्रोलिंग फंक्शन। देखिए हम कब अपने ऑल्टरनेटिव्स का एग्जामिन करते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट रहेगा? बताइए। जब हम प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो पहले हम सारे ऑल्टरनेटिव्स लेके चलते हैं, फिर हम ये देखते हैं इसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, वही हम चूज करके अपनी प्लानिंग करते हैं। इसलिए ये एक्टिविटी हमारी प्लानिंग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज mercantile system of accounting, ordinary system of accounting both A and B या फिर none of the above। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए अक्रूवल सिस्टम की बात करें तो ये हमारा मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हमें एक्रूड है अभी हमने उसका भी अकाउंटिंग किया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारे पर हाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द कॉमन डिनोमिनेटर चूजन इन अकाउंटिंग इज मॉनेटरी यूनिट, रेवेन्यू मैचिंग, मर्केंटाइल या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए कॉमन डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग में, तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है? मॉनेटरी यूनिट, यानी कि सिर्फ हम उन्हीं यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में है। ये हमारा क्या है? कॉमन यहाँ पर डिनोमिनेटर है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स अगर क्वालिटेटिव नेचर का है या फिर ऐसा है जिसको मॉनेटरी एस्पेक्ट में नहीं मेजर कर सकते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए मॉनेटरी यूनिट हमारा यहाँ पे सबसे कॉमन डिनोमिनेटर है अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग या फिर नन ऑफ द अबव।
सिंपल है इसका आंसर, ये डबल एंट्री से रिलेटेड है क्योंकि डुअल और डबल दोनों ही सेम है। और डुअल और डबल में क्या होता है, दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यानी कि हर एंट्री के दो पार्ट होंगे। कोई भी एंट्री सिर्फ हमारी एक साइड नहीं होगी, यानी सिंगल नहीं होगी, उसकी दोनों साइड एंट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द टोटल अमाउंट डेबिटेड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, या फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। राइट आंसर हो जाएगा डी, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और जब डेबिट और क्रेडिट एक साथ उनकी एंट्री की जाएगी तो वहाँ पे अमाउंट भी दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम डेबिट में कुछ और अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट में कुछ और अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाइबिलिटीज टू ओनर्स इज रेफर टू एज। अब एक ओनर की लाइबिलिटी क्या बताती है, इक्विटी, कैपिटल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, एक ओनर के लिए लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल, क्योंकि ये कहा जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं, कैपिटल को अलग माना जाता है और उसका अलग से ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ओनर के लिए एक लायबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म मैचिंग मीन्स। अब जो टर्म मैचिंग है वो क्या बताता है, अप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, अप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड लॉसेस एंड गेन्स, एंड बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस ये हमारे अप्रोप्रिएट होने चाहिए, यानी कि जितना रेवेन्यू उतने एक्सपेंसेस होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंपनी के गेन्स एंड लॉसेस सेम हो। ये डिपेंड करता है हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे, हमारा कितना माल बिक रहा है, कितना माल बन रहा है, हमारी पॉपुलैरिटी मार्केट में कितनी है, या फिर हमारी जो एक्टिविटी हो रही है वो कितनी है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ये हमारा डिपेंड करता है इन पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये है कि जितने रेवेन्यूज हैं उतने ही एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच कन्वेंशन implies that the accounting practices should remain the same from year to year, disclosure, consistency, materiality, या फिर conservatism। करिए जल्दी आंसर। आप लोग लाइक भी कर दिया करिए और अपने जो भी ग्रुप्स आप यूज करते हैं स्टडी के पर्पज से वहां पर इनको शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी में यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप कोई भी अकाउंटिंग मेथड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वही आपको ईयर टू ईयर फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे एक जैसे मेथड तो आपका सही से आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, सही से आप जो आप एनालिसिस निकालते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स की वो नहीं निकाल सकते आप, और ना ही आप कोई फ्यूचर में कोई डिसीजन ले पाएंगे, आपकी प्लानिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर हर बार आप चीज़ें चेंज करेंगे, मेथड्स चेंज करेंगे तो वो हर तरह से अलग अलग आपको इक्वेशन वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। तो आप किस तरह से या किस बेसिस पे कह सकते हैं कि हम एक साल का दूसरे साल से कंपेयर करेंगे, जबकि वहाँ पे उनको कैलकुलेट करने का तरीका आपने अलग कर दिया, उन के बीच जो भी
मेथड्स यूज होते थे वो आपने अलग कर दिए, तो आपको अलग नहीं करना है, आपको सेम ही रखना है। आप ये डिसाइड पहले ही करना होगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आपको इन्वेंट्री के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, आपको गुडविल के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है। ये सब आपको पहले देखना होगा और उसी की कंसिस्टेंसी आपको अपनानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग provisions for bad debts in respect of doubtful debts is an example of which accounting conventions? Disclosure, consistency, materiality या फिर conservatism? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कंजर्वेटिज्म। देखिए कंजर्वेटिज्म के अंदर ये होता है कि यहाँ पर पहले से हम ये सोच के चलते हैं कि फ्यूचर में हमारे जितने ही बैड डेट्स हैं वो हमारे लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि हम ये सोच के चलते हैं कि जितने भी बैड डेट जितने भी हमारे डेट्स हैं वो हमें डेटर हमें पैसा नहीं देंगे, वो हमारा बैड डेट में जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर प्रॉफिट का कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम ये पहले से ये सोच के नहीं चलेंगे कि हमें इतना प्रॉफिट फ्यूचर में होगा, लेकिन हम लॉस को सोच के चलते हैं। इसलिए इस तरह के प्रोविजंस बनाए जाते हैं जिससे कि अगर बाई चांस फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को हम यहाँ पर एडजस्ट कर पाए, ठीक है, हमारे बैलेंस शीट पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का हम यहाँ पर कन्वेंशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज? सिंपल है, ये भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जितने ये प्लांट्स, मशीनरी, इस तरह की चीजें होती हैं, सेट्स हमारी, वो हमारी रियल अकाउंट में कंसिडर की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, इनकम साइड, क्रेडिट साइड या फिर नन ऑफ दीज? अगेन सिंपल है, ये भी आप इजीली बता सकते हैं। जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है पेटी कैश बुक इज मेंटेन बाय सेपरेट पर्सन कॉल्ड, यानी कि पेटी कैश बुक्स एक पर्सन के द्वारा मेंटेन की जाती है, सेपरेट पर्सन के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पेटी कैशियर या फिर नन ऑफ दीज? राइट आंसर हो जाएगा सी, इसको बोलते हैं पेटी कैशियर, ठीक है। नेक्स्ट है जर्नल। जर्नल जर्नल इज ऑल्सो नोन एज जर्नल प्रॉपर, जर्नल अकाउंट्स, जर्नल लेजर या फिर जर्नल बुक? देखिए जो भी जर्नल जर्नल हम बनाते हैं उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर, ये हमारा राइट है। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ लेजर, जर्नल, बैलेंस शीट, नन ऑफ दिस? बताइए। देखिए नन ऑफ दीज होगा, ना ये जर्नल का पार्ट होती है, ना लेजर का, ना ही बैलेंस शीट का, ठीक है। हम इसे सब्सिडरी बुक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है preparation of trial balance helps in locating errors of commission, clerical error, errors of principal या फिर none of these?
देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, इसको बोलते हैं क्लरिकल एरर, यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में आपने कोई पोस्टिंग ही नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा, या फिर आपने ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री आपने उनकी जो है पोस्टिंग गलत कर दी है, यानी कि आपने क्या किया है, क्लरिकल जो मेथड होते हैं उनको ही फॉलो नहीं किया है, तो वो हमारी क्लरिकल एरर्स कराते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, कैश बुक, जर्नल बुक या फिर नन ऑफ दीज। वेरी सिंपल, आंसर करिए जल्दी जल्दी। बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैश सेल की बात की जा रही है तो ये कैश में होगा, लेकिन अगर इसकी जगह क्रेडिट सेल होता तो वो सेल्स बुक में जाता। ठीक है, कैश सेल की बात है तो जो हमें कैश रिसीव हुआ है कैश बुक में इसका ट्रीटमेंट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर उनकी इमेज मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी प्रैक्टिस कर लें इन सारे क्वेश्चंस की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।